और भी मेरे को जो भी काम इन लोगों से करवाना होता है वो सभी काम मेरे लिए कर देते हैं। और यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद क्रिस्टल मिल रहे होते हैं वो सभी के सभी भी यहाँ पर जो उसके शैडो सोल्जर्स होते हैं वो पिकअप कर लेते हैं। ये सब कुछ देखकर यूजिन जिन्हों से कहता है कि सर कम से कम मेरे को यहाँ पर इसेंशियल स्टोन तो उठाने दीजिए। जिन्हों से कहता है क्यों, जिस पर वो उसको बताता है कि मैं काफी ज्यादा अपसेट हूँ क्योंकि मेरे से मेरी जॉब भी छीन ली गई है। जिन्हों अपने मन में सोच तो कहता है कि यार ये बंदा काफी ज्यादा अजीब है और जिन्हों इस चीज के बारे में भी सोच रहा होता है। आज यूजिन के साथ उसकी लास्ट रेड है क्योंकि उसने 19 रेड्स को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग ईस्ट कोस्ट यूएसए में देखते हैं एक ए रैंक के डंजन के अंदर, जहां पर एक ए रैंक का हंटर जिसका नाम जेम्स होता है वो सामने अपने साथियों को वो उन लोगों की तरफ देखता है और अपने मन में सोचते हो कहता है हमारा स्ट्राइक स्क्वाड पूरी तरीके से खत्म हो गया, ये तो नामुमकिन है। क्या ये कोई ह्यूमैनॉइड बीस्ट है? ह्यूमोइड बीस्ट होता है वो उस बंदे के पास आता है, उसको देखकर वो ना काफी ज्यादा डर जाता है। उससे कहता है कि दूर 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 भागो मेरे से। वो उस बंदा उसको कहता है कि तुमको डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे फ्रेंड्स मरे नहीं है, मैंने इन लोगों को बस कुछ समय के लिए नॉक कर दिया है। वो बंदा उसको बताता है कि मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई मैजिक बीस्ट नहीं हूँ, तुम्हारे लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया इसलिए मेरे को इन लोगों पर अटैक करना पड़ा। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमको इस चीज किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ, मैं तुमको किस तरीके से समझाऊं। मैं एक कोरियन हूँ, बस मेरे को घर जाना है, मैं घर जाना चाहता हूँ। इसके बाद हम लोग को अगले सीन में जिन्वू और यूजिन को दिखाया जाता है। यूजिन जिन्वू को यहाँ पर पार्टी दे रहा होता है क्योंकि उसके जो 19 रेड्स थे वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए होते हैं। जिन्वू भी उससे बोलता है कि जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारे 19 रेड्स को कंप्लीट करवा दिया है, कि वैसे आगे का तुम्हारा क्या प्लान है। यूजिन उसको बताता है कि अभी तो मेरे को सिंपली यहाँ पर एक रिटन एग्जाम देना है, जिसके बाद मेरा जो गिल्ड मास्टर का लाइसेंस है वो मेरे को मिल जाएगा, जिसके बाद मेरे को अपने फादर से भी डील करना है, उनसे भी कुछ बातचीत वगैरह करनी है। जिन्वू अपने मन में सोचते हो कहता है वैसे मेरा 30 बिलियन वॉन की जो बिल्डिंग थी वो तो मेरी हो गई है, मैं तो इसको सिर्फ एक बोनस के तौर पे ले रहा हूँ, लेकिन मेरा जो रियल गोल था वो था लेवल अप करना। और जैसा कि मैंने अपना जो गोल है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, तो मेरे को नहीं लगता कि अब मेरे को यहाँ पर किसी भी प्रकार का और भी डील आगे बढ़ानी चाहिए। यूजिन जिन्वू से पूछता है कि सर आपका फ्यूचर प्लान क्या है। जिन्वू अपने पास में से कैसल डोर के की निकालते हुए कहता है मेरे को कहीं और जाना है। यूजिन उससे कहता है कि सर अगर आपको मेरी कोई भी जरूरत है तो आप मेरे को बता देना। जिसके बाद यूजिन जिन्वू को बताता है कि मेरा ओल्डर ब्रदर और मैं लगभग 10 साल से अलग हैं, वो मेरे को ज्यादा पसंद नहीं करता है, इस वजह से हमने एक साथ काफी समय नहीं बिताया। और अगर उसकी तुलना की जाए तो आपने मेरी जिंदगी बचाई और आपने मेरे गोल्स को अचीव करने के लिए मेरी काफी ज्यादा हेल्प भी की। आप मेरे ब्रदर से बढ़कर हो और आप ही थे जिसने मेरे को ग्रो करने में मदद की। जिन्वू उसकी बात सुनते हो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है अच्छा अगर तुम मेरे को अपना ओल्डर ब्रदर मानते हो तो मैं भी तुमको अपने यंगर ब्रदर की तरह मानता हूँ। जिसकी बात सुन के यूजिन की आंखों में आंसू आते हैं और कहता है यस यस सर। तभी जिन्वू सामने टीवी पर देखता है जहाँ पर न्यूज चल रही होती है और न्यूज में मिस्टर बेक जो है वो सारे न्यूज मीडिया को इंटरव्यू दे रहे होते हैं अपना, और वो उन लोगों को बता रहे होते हैं हाँ ये बात सही है, सभी हाई रैंक के हंटर्स मारे गए और जितने भी लो रैंक के हंटर्स थे वो वहां से जिंदा वापस आ गए। और वहां पे जो सर्वाइवर्स थे उन लोगों ने बताया कि किसी ने उनकी वहां पर मदद की। साथ ही में एसोसिएशन ने जो इन्वेस्टिगेशन थी उसको यहाँ पर पूरी तरीके से फिनिश कर दिया है। और हाँ ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, जहाँ पर जो न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं वो जो उनसे पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार आप हमको सर्वाइवर से इंटरव्यू करने के लिए क्यों मना कर रहे हैं। जिन्वू न्यूज देखते हुए कहता है लगता है कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। सिर्फ हम लोग मिस्टर बेक को देखते हैं जो कि अब इंटरव्यू देकर काफी ज्यादा थक गए होते हैं। वो कहते हैं कि ये रिपोर्टर्स इन लोगों को पता है कि किस तरीके से स्टोरी बनानी है। तभी मिस्टर बेक के टेलीफोन पे ब्यूंग गू का फोन आता है। ब्यूंग गू मिस्टर बेक से पूछते हैं कि तुम्हारा सेल फोन बंद क्यों था। वो उनको बताते हैं कि वो रिपोर्टर्स मेरे को परेशान कर रहे थे। जिस पर वो कहते हैं अच्छा वो न्यूज, हाँ वो मैंने न्यूज देखी, मैं भी जापान में हूँ। मिस्टर बेक कहते हैं क्या जापान, आप भी जापान में हो। जिस पर उसको कहते हैं कि वैसे हाँ कुछ भी कहो, तुम कैमरे में काफी ज्यादा बेहतरीन लग रहे थे। मिस्टर बेक उनको कहते हैं अब शुरू मत हो जाना, मैं इस समय मजाक के मूड में नहीं हूँ। जिस पर उसको कहते हैं कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब चीजें जल्दी ठीक हो जाएंगी, असल में मैं तुमको एक बहुत बड़ी न्यूज देने वाला हूँ। मिस्टर बेक कहते हैं क्या, जहाँ तक मेरे को लगा आपने अभी कहा था कि आप जापान में हो। जिस पर उसको बताता है कि हाँ कुछ हफ्ते पहले जापान में से किसी ने सीक्रेटली हंटर एसोसिएशन से कांटेक्ट किया था और इसीलिए मैं यहाँ पर चेक करने के लिए आया था। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा खराब है जितना कि हमने एक्सपेक्ट किया था, और बहुत ही जल्द ये जो न्यूज है वो कोरिया में भी आ जाएगी। मिस्टर बेक कहते हैं क्या किसी ने जापान में से कोरिया के हंटर एसोसिएशन से कांटेक्ट किया, पर किस लिए, क्या रीजन था। जिस पर वो उसको बताता है वो उस इंसान से बात करना चाहता जिसने जेजू आइलैंड के रेड में पार्टिसिपेट किया था। जिसकी बात सुनने के बाद मिस्टर बेक काफी हैरान होते हैं। वो उनसे कहते हैं कि मेरे को अच्छी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करो। जिस पर वो उसको एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि जैसा तुमको पता है
कि 4 साल पहले एस रैंक का गेट ओपन हुआ था जेजू आइलैंड पर जब हमारा तीनों को तीनों सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन पूरी तरीके से फेल हो गया था और 4 साल बाद अभी भी वो जगह जहाँ पर अभी भी आंट्स मॉन्स्टर्स हैं और ऐसा लग रहा है कि उस आइलैंड पे और भी ज्यादा कुछ गड़बड़ हुआ है, जिसपे कहते हैं क्या कुछ गड़बड़ हुआ है। पर अब हमारा कंसर्न नहीं है, तुम छोड़ दो उसको, उस चीज के बारे में नहीं सोच रहे हो। जिस पर वो बताते हैं कि असल में वो जो आंट्स है वो इतनी ज्यादा कैपेबल हो गई है कि अब वो दूसरे कंट्रीज में भी मिग्रेशन कर रही हैं, दूसरी कंट्रीज में भी जा रही हैं और उनमें से काफी सारे जो फ्लाइंग आंट्स हैं वो दूसरी जगह पे चली जा रही हैं और उन्हीं में से एक आंट जिसके पास विंग्स थी वो जापान में पाई गई और वो लोग इवॉल्व हो रहे हैं काफी ज्यादा तेजी से। अगले सीन में हम लोग जिन्हों को देखते हैं जो कि अपनी सिस्टर से कह रहा होता है कि मेरे को सडनली एक ट्रिप पे जाना पड़ रहा है, तो इसमें मेरे को कुछ हफ्ते लग जाएंगे। जिन्हों की सिस्टर उससे बोलती है कि डियर ब्रदर वैसे आपको गर्लफ्रेंड कब मिल गई। जिन्हों उससे कहता है कि मैं फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ। जिन्हों यहाँ पर परेशान हो गया होता है, अपने मन में सोचते हो, कहता है कि आखिरकार सब के सब लोग ये सेम चीज क्यों सोच रहे हैं। अगले सीन में हम लोग जिन्हों को देखते हैं जो कि असल में एक डंजन में आया हुआ होता है अपने आप को लेवल अप करने के लिए। जिन्हों सामने डंजन को देखते हुए वो कहता है कि जब मैंने सरबरस को डिफीट किया था, उसको हराया था, तब मेरा लेवल लगभग 20 था और अब तो मेरा लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। कैसल की निकालता है जिसकी मदद से जिन्वो उस कैसल के अंदर चला जाता है। जिन्वो एक जगह पे पहुंचता है जिस जगह को देखने के बाद जिन्वो कहता है क्या मैं कहाँ पर हूँ। जिन्वो को यहाँ पर काफी समय हो गया होता है बट यहाँ पे उसको कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखाई दे रहा होता है। तो जिन्वो को यहाँ पर जो क्वेस्ट मिला होता है उसके अंदर जिन्वो को यहाँ पर डेमोन्स के जो सोल है उसको यहाँ पर कलेक्ट करना है। तो जिन्वो को यहाँ पर डेमोन्स को हराना है और उनके जो सोल है उनको कलेक्ट करना है और टोटल जिन्वो को यहाँ पर 10,000 डेमन सोल्स को कलेक्ट करना है। जिसके बाद जिन्वो को यहाँ पर काफी सारे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। जिन्वो रिवॉर्ड्स को देखते हुए कहते हैं वैसे रिवॉर्ड्स काफी ज्यादा मस्त लग रहे हैं। जिन्वो इस रिवॉर्ड को लेकर इसलिए भी खुश होता है क्योंकि जिन्वो की जो शॉप होता है उसमें काफी सारे ऐसे आइटम्स हैं जिनकी जो कीमत है वो 10 बिलियन गोल्ड है और अगर जिन्वो इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर लेता है तो वो उनमें से किसी भी एक को बड़े ही आसानी से ले सकता है। पर जिन्वो कहता है कि मेरे को ये चीज भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर इसके रिवॉर्ड इतने अमेजिंग है तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेस्ट है वो तो और भी ज्यादा हार्डर होने वाला है, काफी ज्यादा कठिन होने वाला है। पर अभी तक मेरे को यहाँ पर एक भी बीस्ट नहीं दिखाई दिया है। और तभी जिन्वो के सामने जो डोर होता है उसको जिन्वो जैसे ओपन करता है वो सामने का नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। कहता है क्या क्या ये कोई फील्ड टाइप डंजन है। सो असल में जो डंजन होता है वो पूरी तरीके से खंडर जगह होती है जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है और पूरी तरीके से पूरी खंडर हो गई होती है और इसलिए जिन्वो को ये जो डंजन थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है। जिन्वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि जैसा कि मेरे को 10,000 डेमोन्स के सोल को कनेक्ट करना है तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 10,000 मैजिक बीस्ट तो है ही इस कैसल के अंदर। और तभी जिन्वो देखता है उसके सामने काफी सारे डेमोन बीस्ट जाते हैं। जिन्वो को सिस्टम जिन्वो को बताता है कि एक डेमोन को हराने के बाद आपको सिर्फ एक ही सोल मिलेगी और अगर आप किसी ऐसे डेमोन को हराते हो जिसके पास मल्टीपल सोल है तो उसके लिए आपको इस कैसल के अपर लेवल पे जाना होगा। जिन्वो कहता है वैसे भी मैं सभी लोग कह कर आया हूँ कि मैं एक हफ्ते के लिए एक लंबी ट्रिप पे जा रहा हूँ तो मेरे पास काफी समय है और उन लोगों पर अटैक करता है। काफी सारे डेमोन बीस्ट को मारने के बाद जिन्वो को काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। जिन्वो भी कहता है तो अब तो मजा आने वाला है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग यूजिन और उसके फादर को देखते हैं। यूजिन अपने फादर के पास गिल्ड मास्टर का लाइसेंस और रेड के रिकॉर्ड्स लाकर उनको दिखाता है। उसके फादर उसे बोलते हैं अच्छा तो तुम गिल्ड मास्टर बनना चाहते हो। यूजिन उसको बताता है कि हाँ। यूजिन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे को ये चीज समझ नहीं आती कि आखिरकार क्यों मेरे फादर मेरे और मेरे ब्रदर के बीच में किसी एक को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। यूजिन अपने फादर से कहता है कि आपको ये बात पता ही होगी फादर कि हम गिल्ड मास्टर की पोजीशन किसी स्ट्रेंजर को नहीं दे सकते हैं। यूजिन के फादर कहते हैं कि बहुत हुआ, मैं तुमको यहाँ पर किसी से मिलाना चाहता हूँ। यूजिन हैरान होते हुए कहता है क्या किसी से मिलाना चाहते हैं। तो असल में उस स्ट्राइक स्क्वाड का एक मेंबर था जो कि जिन्वो के साथ रेड गेट के अंदर गया हुआ था। तो वो यूजिन को बताता है कि उस दिन वहां पर एक यंग फीमेल हंटर आई थी जो कि एक स्कॉलर लग रही थी और साथ ही में सांगजिन वो भी आया था। यूजिन उससे उस फीमेल हंटर का नाम पूछता है तो उसको बताता है कि उसका नाम सॉन्ग ही था। जिसके बाद ये बंदा यहाँ पर यूजिन को बताता है कि उस दिन हमारे गिल्ड के जितने मेंबर्स थे, जितने लोग भी बच के वहां से सेफली बाहर आए थे रेड गेट से, उस सभी के सभी सांगजुन वू की वजह से हुआ था क्योंकि हम लोगों को उस रेड गेट के अंदर सांगजुन वू ने बचाया था काफी सारे मॉन्स्टर से और उसी ने हमको वहां से बाहर भी निकाला था। तो फर्स्ट टाइम तो मैं कंफ्यूज था कि आखिरकार 2 ही रैंकर हंटर्स हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड पे क्या कर रहे हैं, लेकिन इस चीज का एहसास तो मेरे को बाद में हुआ रेड गेट के अंदर कि सांगजुन वू कितना ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद यूजिन के फादर यूजिन से कहते हैं यूजिन तुमको पता है कि मैं काफी स्किल हंटर्स को ढूंढ रहा हूँ
तो नेचुरली जब मैंने ये रूमर सुना कि एक हंटर जो कि ई रैंक का हंटर है उसने रेड गेट से बाहर निकलने में बाकी लोगों की मदद की, तो मेरे को इसमें कुछ दिलचस्प लगा, जिसके बाद मेरे को ये सब कुछ पता चला। और मेरे को तो ये चीज़ बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार एक इंसान जो कि नॉर्मल हंटर है उसने किस तरीके से स्ट्राइक स्क्वाड के मेंबर्स को बाहर निकाला रेड गेट से। और मेरे को लगता है कि तुमने मेरे से नेगोशिएशन करने का गलत दिन चुन लिया है, और ऐसा लगता है कि तुमको गिल्ड मास्टर का लाइसेंस ऑब्टेन करने में जिन्वू का बहुत ज्यादा बड़ा हाथ है। उसने तुम्हारी काफी ज्यादा मदद की है ना? ये सही बात है ना? जिसपे यूजिन भी मानता है हाँ ये बात सही है। यूजिन अपने मन में सोच रहा होता है कि जैसा कि मैंने दूसरे हंटर से हेल्प लिया है तो मैं अपने ब्रदर से ज्यादा क्वालिफाई नहीं हूँ, तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे फादर मेरे को गिल्ड मास्टर बनाएंगे। यूजिन के फादर उससे कहते हैं कि तुम क्या कुछ और कहना चाहोगे, जिसपे यूजिन अपने फादर से कहता है कि प्लीज मेरे को यूजिन गिल्ड को चलाना है। जिसपे उसके फादर कहते हैं हाँ चलो ठीक है। जिनकी बात सुनकर यूजिन तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है क्या? यूजिन के फादर उससे कहते हैं हाँ ठीक है तुम यूजिन गिल्ड को चला सकते हो, और जैसा कि तुमने अभी खुद ही कहा था कि एक दूसरे स्ट्रेंजर के हाथ में गिल्ड को देना थोड़ा सा रिस्की है। इसके बाद यूजिन के फादर उससे कहते हैं कि तुमको एक काम करना पड़ेगा, क्या तुम सांगजिन वू को हमारे गिल्ड में ज्वाइन करवा सकते हो? जिसपे यूजिन भी कहता है हाँ ठीक है मैं ट्राई करूंगा फादर। यूजिन के फादर जो कि अपने मन में सोच रहे होते हैं कि मैंने 2 एस रैंक के हंटर से कांटेक्ट किया था ताकि वो लोग हमारे यूजिन गिल्ड को ज्वाइन कर सकें। हालांकि वो जो एस रैंक के हंटर्स थे वो काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन जैसा कि अब हमको जिन्वू मिल चुका है तो मेरे को लगता है कि जिन्वू काफी बेहतर है, तो किसी भी हाल में मेरे को जिन्वू को ये गिल्ड ज्वाइन करवाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हम लोग जिन्वू को देखते हैं जो कि अभी भी काफी सारे डेमन बीस्ट को मार चुका होता है, और जिन्वू ने यहाँ पर जितने भी लो रैंक के डेमन होते हैं उन सभी को हरा दिया होता है। साथ ही में उसको काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिलते हैं, और जिन्वू ने यहाँ पर अभी तक डेमोन के जो साउल्स थे वो सिर्फ 309 ही कलेक्ट किए होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा कम। तो जैसा कि ये लो रैंक के डेमोन्स हैं तो इनके पास उतने ज्यादा डेमोन साउल्स नहीं होंगे। जिन्वू को यहाँ पर एक आइटम भी मिलता है जो कि लो रैंक डेमोन का हॉर्न होता है, और इस आइटम का इस्तेमाल किया जाता है एडवांस मैजिक स्पेल के एक इंग्रेडिएंट के तौर पर, और इसीलिए इसको हाई प्राइस पे बेचा जा सकता है। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि डेमोन कैसल के कुछ स्टेजेस जो थे वो तो काफी ज्यादा आसान थे, उतने ज्यादा कठिन नहीं थे, तो मैंने लो रैंक के जितने भी डेमोन्स हैं उन सभी को तो क्लियर कर दिया है, और ये जो जितने भी बीस्ट्स थे वो सभी सभी डी रैंक के थे। तो चलो फिर आगे चलते हैं। जिन्वू को यहाँ पर एक दूसरा आइटम भी मिला होता है जो कि होता है एंट्री परमिट, और इसका इस्तेमाल करके जिन्वू इस कैसल के 2nd फ्लोर पे जा सकता है। और यहाँ पर एक डिवाइनेशन सर्कल होता है जो कि आपको 2 फ्लोर्स के बीच में इधर से उधर जाने को अलाउ करता है। जिन्वू अपने शैडो सोल्जर को बुलाता है ताकि वो यहाँ पर उसका काम आसान कर सके, और वो ऐसे ही करता है, वहां पर अपने शैडो सोल्जर को बुलाता है। तो जिन्वू ने यहाँ पर आइस बियर का जो लीडर था उसको बुलाता है और उसके ऊपर बैठ जाता है ताकि वो उसको 2nd फ्लोर पे ले जा सके। लेकिन तभी जिन्वू सामने देखता है तो काफी सारे बीस्ट आ जाते हैं। जिन्वू उन लोगों से कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो बीस्ट उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जिन्वू तो काफी ज्यादा डर जाता है कि उसका क्या होगा, लेकिन यहाँ पर जो उसका शैडो सोल्जर होता है आइस बियर का लीडर, वो उल्टा ही उन बीस्ट को काफी ज्यादा तेजी से उठा के पटकता है और काफी ज्यादा वो लोग दूर चले जाते हैं। जिन्वू ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, वो कहता है कि तुमको अब से मैं टैंक कहूंगा। जिसके बाद जिन्वू उससे कहता है कि डिवाइनेशन सर्कल की तरफ चलो। दूसरी तरफ हम लोग वॉशिंगटन यूएस में द फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स एसोसिएशन को देखते हैं। फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर का जो डिप्टी डायरेक्टर होता है वो अपने साथियों से पूछता है कि क्या ये वही है जिसकी तुम लोग बात कर रहे थे, क्या तुमने पता लगाया कि आखिरकार ये कौन है? जिस पर उसको बताया जाता है कि ये कह रहा है कि एक साउथ कोरिया का हंटर है। जिसपे डिप्टी डायरेक्टर उससे बोलता है कि आखिरकार एक कोरियन हंटर यहाँ पर क्या कर रहा है। उसको बताया जाता है कि इसने बताया कि आज से 10 साल पहले ये डंजन के अंदर फंस गया था जब एक गेट क्लोज हो गया था। ये काफी ज्यादा अजीब केस है। इसको ना ही सिर्फ एक डंजन के अंदर पाया गया जो कि ए रैंक का था, बल्कि यहाँ तक इसने पूरे के पूरे स्ट्राइक स्क्वाड को वहां से बाहर भी निकाला जो कि ए रैंक के हंटर्स का था। और अभी तक हम लोगों को इसके बारे में बस इतना ही पता चला है। और उसको ये भी बताया जाता है कि हम लोगों को ये लग रहा है कि ये एक मैजिक बीस्ट है जिसके अंदर एक ह्यूमन की मेमोरीज हैं। तो वहां पर जो एक एम्प्लॉय होता है वो डिप्टी डायरेक्टर तो बोलता है कि हमने स्कवेंजर गिल्ड से कांटेक्ट किया है और हमको पता चला है कि वहां पे एक एस रैंक का हंटर है जो कि कोरिया बोलता है। डिप्टी डायरेक्टर उसको बताता है कि हाँ
स्क्वेंजर गिल्ड का वो मेन हंटर है, उसका नाम मिस्टर वांग है। तो ये वांग डोंग सू की ही बात कर रहा होता है। डिप्टी डायरेक्टर उसको बताते हैं कि हाँ वो कुछ दिनों में यहाँ पर आ जाएगा, अभी वो यहाँ पर साउथ कोरिया गया हुआ था अपने किसी काम से, तो बस वो वापस आने वाला है। डिप्टी डायरेक्टर उसका नाम पूछते हैं कि तुमने इसका नाम क्या बताया था, जिस पर एम्प्लॉय उसको बताता है कि इसका नाम प्रोनाउंस करना काफी ज्यादा कठिन है, लेकिन हाँ इसका नाम था सांग इल वॉन। दूसरी तरफ हम लोग जिन्वू को देखते हैं जो कि उसी डेमोन कैसल के अंदर डेमोन्स को क्लियर करके नेक्स्ट फ्लोर पे जा रहा है। जिन्वू हमको बताता है कि हर फ्लोर पे जाने के लिए हमको यहाँ पर एक आइटम चाहिए होगा जो कि है एंट्री परमिट, जो कि रैंडमली कहीं पे भी आ सकता है। बेसिकली जो एंट्री परमिट है उसको हासिल करने के बाद डिवाइनेशन सर्कल का इस्तेमाल करके अगले फ्लोर पर जाया जा सकता है। और जैसा कि इस पे 100 फ्लोर्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 100 अलग अलग वर्ल्ड हैं। तो जिन्वू एक एक फ्लोर क्लियर करते करते अब फाइनली 27 नंबर के फ्लोर पर आ गया होता है। जिन्वू यहाँ पर काफी तेजी से फ्लोर्स को क्लियर कर रहा होता है और डेमोन्स जितने भी होते हैं उसके सामने आ रहे होते हैं, उन सबको मार रहा होता है। तो जिन्वू यहाँ पर मिड रैंक के जितने भी डेमोन्स हैं उनके लेवल तक पहुंच गया होता है और उन लोगों को भी हरा रहा होता है। जिन्वू अपने आप से कहता है कि मिड रैंक के जो डेमोन्स हैं वो शायद सी रैंक या उससे कम के ही हैं, लेकिन जो हाई रैंक के जो डेमोन्स होंगे वो जरूर काफी काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे, जैसा कि एस रैंक के हंटर जितना पावरफुल। जिन्वू कहता है कि मेन दिक्कत है टाइमिंग की है, मेरे को यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी से इनको मारना पड़ेगा। और जैसा कि यहाँ पर अगर सही में 100 फ्लोर्स हैं तो मेरे को जल्द से जल्द टॉप जो फ्लोर्स है वहां पर पहुंचना पड़ेगा सारे के सारे डेमोन्स को मारकर, वो भी एक हफ्ते के अंदर। और ऐसे फ्लोर्स को क्लियर करते करते जिन्वू यहाँ पर 15th फ्लोर पर पहुंच जाता है, जहां पर जिन्वू का सामना होता है लोअर फ्लोर्स के रूलर अवेरेसियस वेलकन से। तो सबसे पहले यहाँ का जो बॉस होता है उसके जितने भी सुरक्षा कर्मी होते हैं सिक्योरिटी करने वाले, वो सभी सभी रक्षक आगे जाते हैं उसके। जिन्वू उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है इंटरेस्टिंग, और फिर जिन्वू अपने शैडो आर्मी को भी यहाँ पर समन कर लेता है। तो अब यहाँ पर फाइट होने वाली है जिन्वू की शैडो आर्मी वर्सेस लोअर फ्लोर का जो बॉस है उसके जितने भी यहाँ पर सुरक्षा करने वाले हैं उन सबके बीच में। जिन्वू अपने शैडो आर्मी से कहता है कि तुम सब बाकी लोगों को देख लो, और जिन्वू की जितनी भी शैडो आर्मी होती है उनके ऊपर अटैक करके उन सभी को खत्म कर देती है। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि यहाँ पर जितने भी इस बॉस की सुरक्षा कर रहे हैं ये सभी के सभी हाई रैंक के डेमोन्स हैं, लेकिन साथ ही में मेरी जो शैडो सोल्जर्स हैं वो भी मेरे साथ लेवल अप कर रहे हैं, और ये लोग और भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं मेरी इंटेलिजेंट स्टैट्स की वजह से। और जैसा कि मैंने सोल्जर्स को प्रिजर्व करने की जो संख्या है उसको भी बढ़ा दी है, तो पहले जिन्वू यहाँ पर 20 सोल्जर्स को ही प्रिजर्व कर सकता था एक बार में, अब वो यहाँ पर उससे ज्यादा कर सकता है। और साथ ही में जैसा कि जिन्वू का इंटेलिजेंस स्टैट्स जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से जिन्वू की जो सोल्जर आर्मी है वो भी काफी ज्यादा तेजी से रिकवर कर सकती है। लेकिन जिन्वू सामने लोअर फ्लोर के बॉस को देखता है जो कि बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा होता, वो तो आराम से बैठा हुआ होता है, तो मतलब बहुत ज्यादा हट्टा खट्टा होता है, ताकतवर लगता है बिल्कुल ही। जिन्वू अपने मन में सोचते कहता है कि मेरे को लगता है कि ये काफी ज्यादा आसानी से मारा जाएगा, मेरे को काफी ज्यादा आसानी से इसको मार सकता हूँ। तभी जिन्वू देखता है कि वो जो बॉस होता है वो यहाँ पर मूवमेंट करता है और काफी ज्यादा तेजी से उड़ता हुआ आता है और जिन्वू की शैडो आर्मी के ऊपर अटैक करके काफी सारों को घायल करता है। जिन्वू ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, वो कहता है क्या ये तो बहुत ज्यादा तेज है। लेकिन जिन्वू इसी बीच में अपनी हाइडिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और काफी ज्यादा तेजी से जाता है और उसको एक पंच मारता है, जिससे कि वो एक फ्लोर में जाके धंस जाता है। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैंने उसको पंच मारा वो तो काफी ज्यादा बेहतरीन था, पर मैंने ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था कि मेरे पंच की वजह से वो उड़ता हुआ जाके गिरेगा। ये तो काफी ज्यादा बेहतरीन था। जिन्वू अपने स्टैट्स को देखता है, जिसको देखने के बाद जिन्वू काफी ज्यादा यार एक्साइटेड हो जाता है, काफी ज्यादा उसको खुशी मिलती है कि उसके जो स्टैट्स हैं वो वैसे हो गए हैं जैसा कि उसको चाहिए था। लेकिन तभी जिन्वू पीछे नोटिस करता है जहां पर उसने डेमोन बॉस को मारा हुआ होता है, वो देखता है कि वो उठ जाता है। जिन्वू का सिस्टम उसको नोटिफिकेशन देके बताता है कि लोअर फ्लोर का जो रूलर है उसने अपनी एक स्किल का इस्तेमाल किया है जो कि है रेज। जिन्वू यहाँ पर उसकी स्किल से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इसकी स्किल तो सर्वरस जैसी ही लग रही है जैसे कि सर्वर इस्तेमाल किया करता था। जिसके बाद वो जो बॉस डेमोन होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में जिन्वू के ऊपर अटैक करता है। जिन्वू कहता है कि मेरे को नहीं लगता कि मैं इसके अटैक से बच पाऊंगा, अगर इसने मेरे को डायरेक्ट हिट मारा तो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। और इसलिए जिन्वू अपने शैडो सोल्जर्स में से आयरन को समन कर लेता है और जिन्वू अपने स्ट्रेंथ स्टैट का इस्तेमाल करके उसके अटैक से तो बच जाता है और काफी तेजी से अपने डैगर से उसके ऊपर
ऊपर अटैक करता है। जिन्वू उसको थोड़ा सा घायल तो कर पाता है, लेकिन यहाँ पर जो डेमोन बॉस होता है वो इस अटैक से भी बच जाता है। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे को काफी यहाँ पर सटीक प्रिडिक्शन करनी पड़ेगी, मेरे को कब इसके ऊपर अटैक करना और कब इससे बचना है। जिन्वू फिर से काफी ज्यादा तेजी से मूव करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो जिन्वू की जो मूवमेंट होती है उसको पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है और उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जिन्वू उसके अटैक से बच जाता है। जिन्वू कहता है कि मेरे को काफी ज्यादा सोच समझ के ऊपर अटैक करना पड़ेगा। तभी जिन्वू सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग को देखता है जो कि यहाँ पर ब्रेक होकर नीचे गिरने वाली होती है। जिन्वू को दिमाग में एक आइडिया आता है, वो कहता है ये हुई ना बात। जिन्वू काफी ज्यादा तेजी से भागते हुए जाता है उस बिल्डिंग की तरफ, जिसको देख कर जो डेमोन बॉस होता है वो भी उसकी तरफ पीछे करने के लिए, उसको मारने के लिए जाता है जिन्वू को। और जैसे ही जिन्वू उस टूटी हुई बिल्डिंग के एकदम क्लोज पहुंचता है, जिन्वू यहाँ पर अपनी स्पीड स्किल का इस्तेमाल करके काफी ज्यादा तेजी से अपनी रफ्तार बढ़ा लेता है। और डेमोन बॉस जब ये समझ पाता कि जिन्वू की क्या यहाँ पर प्लानिंग है, वो काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है और वो बिल्डिंग उसके ऊपर ही गिर रही होती है। जिन्वू भी काफी ज्यादा तेजी से उस बिल्डिंग के आगे आता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए बहुत तेजी से जाता है और जिन्वू अपने डैगर से उसके ऊपर एक अटैक कर भी देता है। दूसरी तरफ हम लोग टाइगर गिल्ड का जो चीफ होता है उसको और सांग ई को देखते हैं, जो कि यहाँ पर जिन्वू को ही ढूंढ रहे होते हैं। सांग ई उससे कहती है कि मेरे को लगता है कि शायद उसका कहीं किडनैप तो नहीं हो गया है, जिस पे कहता है क्या मिस्टर सांग जिन्वू का किडनैप? अगर उसको किडनैप करना भी चाहे कोई तो वहां पर उन लोगों को एक बहुत बड़ा स्क्वाड बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हाई हाई रैंक के हंटर्स होंगे और तब भी शायद ही उसको पकड़ा जा सके। तुमने वैसे क्या कभी उसको एक्शन मोड में देखा है जब वो अपने एक्शन मोड में होता है? लेकिन वो यहाँ पर थोड़ा सा परेशान भी होता है कि आखिरकार सांग जिन्वू चला कहाँ गया है। और इस तरफ जिन्वू डेमोन कैसल के अंदर उस डेमोन बीस्ट को मार देता है। तो एक्चुअल में जिन्वू ने सबसे पहले तो अपने डैगर से उसके ऊपर अटैक किया और पूरी बिल्डिंग कोलैप करके उसके ऊपर गिर गई और जिसकी वजह से वो हार गया। जिन्वू बताता है कि इस बॉस को मारने के बाद तो काफी ज्यादा बेहतरीन बेहतरीन रिवॉर्ड्स मिले और इन सभी आइटम्स में जिन्वू को एक काफी बेहतरीन आइटम मिला होता है जो कि असल में होता है फ्रैगमेंट ऑफ द वर्ल्ड ट्री। तो ये एक वुड होता है जिसका इस्तेमाल करके हाई क्वालिटी के मैजिकल टूल को बनाया जाता है। जिन्वू कहता है कि वैसे मेरे को अभी तो इसकी जरूरत है नहीं, लेकिन मैं इस वजह से इसको फेंक भी नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे को कभी ना कभी तो इसकी जरूरत पड़ ही जाएगी। जिन्वू को यहाँ पर जो नेक्स्ट आइटम मिला होता है वो होता है डेमोन मोनार्च का इयरिंग। और जिन्वू की करके जितने भी उसको आइटम्स मिले होते हैं उसको चेक करता है। तभी जिन्वू नोटिस करता है कि यहाँ पर जो उसका शैडो सोल्जर आयरन होता है वहां पर जितने भी डेमोन्स मरे होते हैं उनके हेड को उठा के इकट्ठा कर रहा होता है। जिन्वू उससे कहता है कि क्या तुम इसको रोक सकते हो, ये तुम क्या कर रहे हो? साथ ही में उसका यहाँ पर जो आयरन होता है भाई, उसने यहाँ पर जो बड़ा वाला बॉस डेमोन होता है उसको जिसको जिन्वू ने भी मारा होता है उसको भी घसीट कर यहाँ पर ले आया होता है। जिन्वू ये देख कर तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब जिन्वू इसको कहे भी तो कहे क्या? जिन्वू उससे कहता है कि हाँ वैसे तुमने मेरी हेल्प तो की थी क्योंकि तुमने मेरे को अपनी शील्ड दी थी। तो असल में जब डेमोन बॉस जिन्वू के ऊपर अटैक कर रहा था और उसने आयरन को समन किया था तो आयरन काफी ज्यादा दूर समन हुआ था और जो डेमोन बॉस था वो जिन्वू के एकदम करीब आ गया होता है, इसीलिए आयरन ने जो अपनी शील्ड थी वो जिन्वू को दे दी जिसकी वजह से जिन्वू बच गया था। तभी यहाँ पर जो उसके शैडो सोल्जर्स में मेज होते हैं जिन्वू उन लोगों को बताता है, उनको कहता है हाँ हाँ तुम लोग इधर आओ और उन लोगों को अभी जो आइटम्स मिला होता है उनमें से आइटम इनको देते हुए कहता है ये लो इसका इस्तेमाल करो और सामने तुमको जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसके ऊपर अटैक करो। शैडो मेज ऐसा ही करता है और सामने बिल्डिंग में बहुत बड़ा धमाका होता है और इस धमाके की वजह से सामने जिस बिल्डिंग के ऊपर शैडो मेज ने अटैक किया होता है पूरी बिल्डिंग ही डिस्ट्रॉय आती है, जिसको देखकर जिन्वू को तो काफी ज्यादा खुशी होती है। जिन्वू कहता है काफी ज्यादा बेहतरीन। दूसरी तरफ हम लोग वांग डोंग सू को देखते हैं जो कि उसी मैजिक बीस्ट से मिलने के लिए आया हुआ होता है। वो उससे बोलता है अच्छा तो तुम वही मैजिक बीस्ट हो जो कि इंसानों के साथ कम्युनिकेट करना जानते हो और तुम कोरियन लैंग्वेज भी बोल लेते हो। जिसपे वो उसको बोलता है कि पहली तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने पहले ही बोल दिया है कि मैं कोई बीस्ट नहीं हूँ और अगर तुमको मेरी आइडेंटिटी अजीब लग रही है तो तुम मेरा डीएनए टेस्ट करवा सकते हो। वांग डोंग सू उससे कहता है कि देखो जब भी कोई चीज गेट से बाहर आती है निकलती है तो हमको उस चीज के बारे में सावधानी रखनी चाहिए और ये हमको करना पड़ता है। वांग डोंग सू से कहता है कि मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि तुम मेरे साथ कॉर्पोरेट करो और उससे कहता है कि ठीक है जब तक कि मैं ये कंफर्म नहीं कर लेता हूँ कि तुम इंसान हो या बीस्ट हो तब तक तुम मेरे सारे सवालों का जवाब दो। जिस पे वो कहता है हाँ चलो ठीक है। वांग डोंग सू उससे बोलता है कि क्या तुम डंजन के अंदर मर गए थे, मतलब तुम डंजन के अंदर 10 साल तक कैसे सरवाइव किए? जिस पे वो उसको बताता है कि नहीं। वांग डोंग सू उससे बोलता है तो इसका मतलब ये पॉसिबल है कि अगर कोई डंजन के अंदर मर जाए तो वो वापस आ सकता है। तो वो असल में अपने ब्रदर के बारे में सोच रहा होता है कि अगर ऐसा सही बात है, ये सही है तो मेरा ब्रदर भी वापस आ सकता है। जिसपे वो उसको साफ साफ मना कर देता है और वो कहता है कि ये नामुमकिन है, अगर कोई मर चुका है तो वो वापस नहीं आ सकता है। जिसपे वो उससे बोलता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। वांग डोंग सू उससे बोलता
बोलता है कि नहीं, ये क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ तो मैं तुमसे सवाल पूछूंगा। लेकिन फिर भी वो बंदा तो बोलता है कि गेट्स और मैजिक बीस्ट, तुम इन चीज के बारे में कितना जानते हो। वांग डोंगसू उससे बोलता है अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि अच्छा तो तुम उन लोगों के बारे में कुछ ऐसा जानते हो जो चीज मैं नहीं जानता हूँ। तो बेसिकली वांग डोंगसू जो होता है उसके ऐसा कहने से चिढ़ जाता है, जिसके बाद उससे कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ तुम ही एक लौते हो जो कि इस डिस्ट्रक्शन को रोक सकते हो, तुम मेरा समय वेस्ट कर रहे हो। वांग डोंगसू उससे कहता है कि तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो तो काफी बेहतरीन है, और अगर तुम आज के दिन किसी भी रेड पर जाओगे, हंटर की तरह किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करोगे तो तुम काफी सारे पैसे कमा सकते हो। और अब तो रैंकिंग सिस्टम भी यहाँ पर आ चुका है। हाई रैंक के हंटर्स, मेरे जैसे जो हंटर्स होते हैं, वो इतना पैसा तो कमा ही सकते हैं कि वो अपने आने वाली 3 जनरेशन को काफी अच्छी तरीके से सपोर्ट कर सकें। इसके बाद वो उसकी बाकी डिटेल्स भी देखता है, कहता तो तुम्हारी वाइफ का नाम पार्क क्यून ही है और तुम्हारे 2 बच्चे हैं और तुम्हारे बेटे का नाम। वांग डोंगसू से बोलता है कि वैसे तुम्हारे तुम्हारी बेटी का नाम पता है, जिस पर वो कहता है हाँ मेरी बेटी का नाम सांग जिन्हा है। तो गाइज आप लोग को समझ में आ रहा होगा एक्चुअल में ये बंदा कौन है, अभी आप लोग को आगे और क्लियर हो जाएगा। जिसके बाद वांग डोंगसू से बोलता है कि वैसे तुम्हारे बेटे का नाम क्या है, जिस पर वो कहता है सांग जिन वू। सो गाइज एक्चुअल में ये सांग जिन वू के फादर हैं, जो कि आज से 10 साल पहले एक डंजन के अंदर गायब हो गए थे, और जिनवू ने ये वाली स्टोरी स्टार्टिंग में बताई भी थी। जिनवू के फादर उससे बोलते हैं कि क्या हुआ, लेकिन वांग डोंगसू की तो यहाँ पर कुछ अलग ही इंटेंशन थी। जिनवू के फादर उससे बोलते हैं कि बोलो, तुम बताओ, मेरे आंसर का जवाब दो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुमको फोर्स करूंगा ये बताने के लिए। वांग डोंगसू कहता है चलो देखते हैं, और वो वहां पर लगे हुए एक बटन को क्लिक करता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर उसको एक मैजिक बीस्ट डिक्लेयर कर देता है। ये देखने के बाद डिप्टी डायरेक्टर वहां पर भागते हुए आता, कहता है क्या ये इंसान बीस्ट है? वांग डोंगसू कहता है हाँ डिप्टी मैनेजर, ये बीस्ट है और ये अभी जल्दी अटैक करने वाला है, तो जितनी जल्दी हो सके इस एरिया को खाली करवाइए, जितनी जल्द हो सके। वांग डोंगसू से बोलता है कि मैं अभी जल्द ही कोरिया से वापस आया हूँ, मेरे को मालूम है कि तुम्हारे बेटे के साथ क्या हुआ है, वो मर चुका है। ये बात सुनने के बाद जिनवू के फादर के तो होश ही उड़ जाते हैं। वांग डोंगसू उससे बोलता है कि कोई नहीं, तुम उससे हेवन में मिल लेना। इस तरफ डेमोन कैसल के अंदर जिनवू के सामने बहुत बड़ी फौज आती है, डेमोन की बहुत सारी फौज, मतलब बहुत सारे डेमोन होते हैं यहाँ पर जिनवू के चेहरे पर तो बिल्कुल भी घबराहट नहीं होती है। जिनवू यहाँ पर अपने सोल्जर्स को समन करता है, वो बोलता है आयरन ए ग्रीस, मेरा रास्ता साफ करो। जिनवू के शैडो सोल्जर वहां पे समन होते हैं और दोनों को दोनों मिलकर जितने भी यहाँ पर डेमोन्स होते हैं उन सभी को मारना शुरू कर देते हैं। इन डेमोन का इस फ्लोर पे जो बॉस होता है वो तो ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है क्या ये क्या चल रहा है यहाँ पर? मेरे को लगा था कि मेरे सोल्जर्स बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे, पर ये तो इसके सोल्जर्स बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, ये चल क्या रहा है यहाँ पर? जिनवू उसके पास जाता है, उससे कहता है तुम देख नहीं पाए थे क्या मैं यहाँ पर आ रहा हूँ? हाँ शायद नहीं देख पाए होगे। और यहाँ पर जो डेमोन होता है वो जिनवू को यहाँ पर देख के काफी ज्यादा डर जाता है। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये तो मरा हुआ है, तो क्या इसको डर लगता होगा? पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और जिनवू उसके ऊपर अटैक कर देता है, और जिनवू इस फ्लोर का जो बॉस होता है डेमोन बीस्ट का, इस फ्लोर का, उसको भी खत्म कर देता है। जिनवू को काफी सारे आइटम्स और रिवॉर्ड मिलते हैं यहाँ पर। तो जिनवू को यहाँ पर स्प्रिंग वाटर मिलता है, साथ ही में उसको 2 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलते हैं, और भी काफी सारी चीजें मिलती हैं जिनवू को यहाँ पर। जिनवू ने यहाँ पर जितने भी डेमोन बीस्ट को मारा हुआ होता है वो उनकी बॉडी के ऊपर बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि इनका जो बॉस था वो मेरे तुलना में काफी सारे बीस्ट को समन कर सकता था। मैं तो बस थोड़े बहुत बीस्ट को यहाँ पर समन कर सकता हूँ अपने शैडो सोल्जर्स में से, लेकिन वो यहाँ पर काफी सारों को समन कर सकता था। तो क्या मैं इसकी मैजिकल पावर को, इसकी जो एबिलिटीज है डेमोन बीस्ट को समन करने की, क्या मैं उसको अब्सॉर्ब कर सकता हूँ? और इसीलिए जिनवू ये सोच रहा होता है कि क्या मैं इसको शैडो सोल्जर बना सकता हूँ अपना। तो जिनवू ऐसा ट्राई करता है, पे एम करता है और उसको अपना शैडो सोल्जर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जिनवू का सिस्टम उसको मना कर देता है और कहता है कि तुम इस टारगेट को अपना शैडो सोल्जर नहीं बना सकते हो। जिनवू को भी ये पता नहीं होता कि आखिर क्यों वो इन डेमोन्स के शैडो सोल्जर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। वहाँ पे जो आसपास में डेमोन्स बीस्ट्स होते हैं जिनवू उनके ऊपर भी ट्राई करता है, बट वो नहीं हो पाता है। और जिनवू को यहाँ पर एक और आइटम मिला हुआ होता है। तो जिनवू को 15th फ्लोर पर एक सेट मिला था जिसमें कि उसको यहाँ पर जो भी बॉस लेवल के बीस्ट्स होते हैं उनको हराने के बाद उसको यहाँ पर एक सेट मिलता है, जो भी उसको रिवॉर्ड्स मिलते हैं उनमें से कोई एक पार्ट होता है, और ऐसे जब वो 3 पार्ट्स को इकट्ठा कर लेगा तो इसके बाद उसको एक और नया आइटम मिलेगा। तो जिनवू को इस बार डेमोन मोनार्च का नेकलेस मिला हुआ होता है। तो टोटल यहाँ पर 3 चाहिए होते हैं जिनवू को, 2 मिल गया होता है, एक तो 15th फ्लोर पर, एक 75th फ्लोर पर। तो जिनवू यही सोच रहा होता है अगर इस सेट में से अभी भी एक आइटम मिसिंग है, इसका मतलब तो ये जरूर है कि यहाँ पर 3rd लेवल का बीस्ट बॉस जरूर होगा।
और अगर मेरे को ये पूरे सेट को पूरी तरीके से कंप्लीट करना है तो मेरे को उसको हराना ही होगा। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जिन्हों का यहाँ पर जो क्वेस्ट होता है वो पहले ही खत्म हो गया होता है। तो जिन्हों को यहाँ पर 10,000 सॉल इकट्ठे करने थे डेमोन्स के, तो उसने यहाँ पर 10,000 एक कर लिए होते हैं। मतलब उसका जो क्वेस्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। साथ ही में जिन्हों जो अपनी लिमिट है उसको छू चुका है और वो बहुत ज्यादा थक गया है। मतलब उसको दिक्कत होगी उतने ज्यादा और ऊपर फ्लोर्स पे जाने में। इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद जिन्हों को यहाँ पर 3 रिवॉर्ड मिले हुए होते हैं। तो जिन्हों यहाँ पर सबसे पहला वाला जो रिवॉर्ड होता है वो चूज करता है, जिसमें कि वो शॉप में से किसी भी आइटम को फ्री में ले सकता है। जिन्हों जब अपनी शॉप ओपन करता है तो वहाँ पे काफी सारे आइटम्स होते हैं। अब जिन्हों यहाँ पर तो ये सोच के रखा होता है कि वो यहाँ पर सबसे महंगा आइटम ले लेगा, लेकिन उसे एक कंफ्यूजन भी हो रही होती है कि आखिरकार इनमें से इतने सारे आइटम्स होते हैं वो कौन सा चॉइस करे। क्योंकि अगर वो अपने डिसीजंस को काफी ज्यादा तेजी से ले लेगा तो अंत में बस उसको दोबारा इस चीज को बेचकर पैसे वापस लेने पड़ेंगे। तो उसको वो चीज यहाँ पर अभी चॉइस करनी चाहिए जिसकी उसको अभी जरूरत है। तो जिन्हों यहाँ पर चॉइस करता है कर्ज रैंडम लूट बॉक्स को। तो जिन्हों ने इस बार कर्स रैंडम लूट बॉक्स को इसलिए चॉइस किया होता है क्योंकि जब जिन्हों ने अपने जो उसको डेली क्वेस्ट मिले होते हैं उसको उसने डबल कंप्लीट कर लिया था, तो उसको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो कर्स रैंडम बॉक्स को चॉइस करने का और एक ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स को चॉइस करने का। तो जिन्हों ने जो ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स था उसको यहाँ पर चॉइस कर लिया था, तो उससे उसको वो की मिली थी जिसकी वजह से वो इस डंजन में आ पाया था। तो इसीलिए वो इस बार कर्स रैंडम लूट बॉक्स को चॉइस करता है। तो ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स जो होता है वो प्लेयर की जो भी डिजायर होती है उसके हिसाब से प्लेयर को वो आइटम देता है, और जो कर्स रैंडम लूट बॉक्स होता है वो प्लेयर की जरूरत के हिसाब से उसको आइटम देता है। और जिन्हों को ये चेक भी करना था कि आखिरकार जो कर्स रैंडम लूट बॉक्स होता है उसके अंदर क्या मिलता है। जिसके बाद यहाँ पर जो उसके पास कर्स रैंडम लूट बॉक्स होता है वो ओपन होता है। जिन्हों काफी उत्साहित होता है कि उसको भाई यहाँ पर क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है। जिन्हों जब यहाँ पर देखता है कहता है क्या एक और की। तो जिन्हों को इस कर्स रैंडम लूट बॉक्स के अंदर एक की मिली हुई होती है जिसका नाम, लेवल ऑफ डिफिकल्टी और टाइप कुछ भी पता नहीं होता, सबका सब अननोन होता है। अब जिन्हों देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि इसके बारे में तो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, अब ये किस चीज की में इस्तेमाल किया जाएगा। अब जिन्हों को यहाँ पर पता तो है नहीं कि ये की क्या करेगी। तो जिन्हों यहाँ पर जैसे उसने बाकी आइटम्स को अपने इन्वेंटरी में स्टोर किया होता है तो वो इसको भी स्टोर कर लेता है, क्योंकि जिन्हों को इतना भरोसा था ही कि जो कर्स रैंडम लूट बॉक्स है इसका काम है जो भी मेरे को जरूरत है वो देना, वो आइटम देना। तो इस चीज की शायद मेरे को जरूरत होगी इसलिए मेरे को इसने ये दिया होगा। जिसके बाद जिन्हों यहाँ पर सेकंड नंबर का जो रिवॉर्ड होता है उसको चूज करता है, जिसमें उसको यहाँ पर बोनस स्टेटस के रूप में 20 पॉइंट्स मिले हुए होते हैं, और जिन्हों ने इस पॉइंट को अपने इंटेलिजेंस स्टैट्स में ऐड कर दिया होता है। तो जिन्हों जब स्टैट्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा बेहतरीन हो गए होते हैं पहले की तुलना में। इसके बाद जिन्हों फाइनली यहाँ पर जो उसका थर्ड रिवॉर्ड होता है जो कि होता है अनडिस्क्लोज रिवॉर्ड, उसको चूज करता है। ये भी एक तरह से रैंडम बॉक्स की तरह है जिसके अंदर जिन्हों को कुछ भी मिल सकता है। जिन्हों जब उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसको यहाँ पर एक आइटम मिला हुआ होता है जो कि असल में एक ब्लूप्रिंट होता है होली वाटर ऑफ लाइफ का। तो इस ब्लूप्रिंट की मदद से जिन्हों यहाँ पर होली वाटर ऑफ लाइफ को किस तरीके से क्राफ्ट किया जाता है वो यहाँ पर सीख सकता है। दूसरी तरफ फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर में उसकी जो टॉप वाली बिल्डिंग होती है उसमें आग लग गई होती है। फायर ब्रिगेड आकर यहाँ पे आग को बुझा रही होती है। तभी उनमें से कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि मैंने सुना है 2S रैंक के हंटर के बीच यहाँ पर फाइट हुई थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन हाँ, ये किसी मिरेकल से कम नहीं है कि हम लोगों को ज्यादा डैमेज नहीं हुई है, हम लोग को बस थोड़ी सी डैमेज हुई है जिससे अभी हम लोग निपट रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग वांग डोंग सू को देखते हैं जो कि बिल्डिंग में यहाँ पर काफी ज्यादा घायल पड़ा हुआ होता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं बताया गया कि किस किस के बीच में फाइट हुई है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर वांग डोंग सू और जिन्हों के फादर के बीच में फाइट हुई होगी, क्योंकि जब हम लोगों ने लास्ट वाले सीन में देखा था तो जिन्हों के फादर वान डोंग सू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। दूसरी तरफ हम लोग जिन्हों को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में आया हुआ होता है अपनी मदर से मिलने के लिए। तो असल में जिन्हों को यहाँ पर जो थर्ड आइटम मिला हुआ होता है रैंडम बॉक्स में से ब्लूप्रिंट, उसकी मदद से जिन्हों होली वाटर ऑफ लाइफ को बनाना चाह रहा था। तो ये एक तरह से एक पावरफुल मैजिक क्योर होता है जो कि जिस इंसान को पिलाया जाएगा उसकी जितनी भी बीमारियां होंगी वो सभी की सभी ठीक हो जाएंगी। तो पूरी बोतल में जितना भी लिक्विड होगा उस पूरे को कंज्यूम करना पड़ेगा ताकि इसका जो फुल इफेक्ट है वो उस इंसान के ऊपर हो सके। तो असल में जिन्हों इस आइटम की मदद से अपनी मदर को ठीक करना चाह रहा था ताकि जिन्हों होली वाटर ऑफ लाइफ को पूरी तरीके से कंप्लीट बना ले एंड उसके बाद अपनी मॉम को ये पिला दे, जिसकी वजह से उसकी मॉम की जितनी भी बीमारी है वो खत्म हो जाए और उसकी मॉम ठीक हो जाए। पर टोटल 3 आइटम चाहिए होते हैं इस चीज को बनाने के लिए,
और इसमें से जिन्वू के पास 2 आइटम होते हैं, थर्ड आइटम नहीं होता है। तो बेसिकली जो इसमें पहला आइटम होता है वो होता है फ्रैगमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड ट्री, जो कि जिन्वू को 15th फ्लोर पे मिला था जब उसने वेलकन को हराया था। दूसरी चीज चाहिए थी स्प्रिंग वाटर फ्रॉम फॉरेस्ट ऑफ एक्कोज, तो वो भी जिन्वू को 75th फ्लोर पे मिल गया था जब उसने मेटस को हराया था। हालांकि जिन्वू को मालूम था कि उसको जो थर्ड आइटम है वो कहाँ मिलेगा, डेमन कैसल के जो टॉप फ्लोर है वहां पर जो फाइनल बॉस है उसको हराने के बाद जिन्वू को यहाँ पर जो थर्ड आइटम चाहिए होगा उसको इस होली वाटर ऑफ लाइफ को बनाने के लिए उसको वहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर मैं डेमन कैसल को पूरी तरीके से क्लियर कर दूं, यानी जितने भी उसमें 100 फ्लोर्स है उन सभी को क्लियर कर दूं, तो उसके बाद मेरे को सारे इंग्रेडिएंट जो भी जरूरत है होली वाटर ऑफ लाइफ को बनाने के लिए वो मेरे को मिल जाएंगे। तो जिन्वू 1 हफ्ते के अंदर ही डेमन कैसल के जितने भी फ्लोर थे उसको क्लियर करते करते 16 टाइम्स लेवल अप किया हुआ होता है, जिसकी वजह से जिन्वू अब एक एस रैंक के लेवल तक पहुंच चुका है। तो जिन्वू को अब कोई डरने की बात तो है नहीं। जिन्वू अपने मन में कहता है कि मॉम आप चिंता मत कीजिए, आपको बस थोड़ा सा और समय इंतजार करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा और समय। इसके बाद हम लोग कोरियन हंटर एसोसिएशन में देखते हैं, जहाँ पे न्यूज में चल रहा होता है कि फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर जो कि वॉशिंगटन में है वहाँ पर एक मिस्टीरियस एक्सप्लोजन हुआ है, जिसकी वजह से पूरा स्टेट और कंट्री शॉक में है। और रूमर्स की मानी जाए तो ये 2 एस रैंक के हंटर्स के बीच में लड़ाई के कारण हुआ है। और तभी यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं उनके पास जिन्वू आता है। वो दोनों जिन्वू को देखकर कुछ फुसफुसाने लग जाते हैं, आपस में थोड़ी बहुत बातें करने लग जाते हैं, जिसपे वो लड़की जिन्वू तरफ देखते हुए कहती है क्या ये उन लोगों में से एक है। तो साइड में बैठा हुआ जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो लेडी रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि इस पर अपना समय बर्बाद मत करना, जो भी एक्सपेंसेस है उसकी पेमेंट तुम इससे ले लो और इसको इवैल्यूएशन रूम में भेज दो। जिसपे जो मेल रिसेप्शनिस्ट होता है वो कहता है इसका नाम क्या है, और जैसे वो नाम पढ़ता है कहता है क्या इसका नाम। जिसके बाद तुरंत वो मिस्टर बेक को फोन लगाता है और उनसे बोलता है आपने जो मेरे को उस दिन के हंटर के बारे में बताया था वो यहाँ पर आ गया है। जिसकी बात सुन के मिस्टर बेक कहते हैं ओह तो वो यहाँ पर आ गया है। रिसेप्शनिस्ट उसको बताता है कि हाँ उसने जस्ट अभी अभी एप्लीकेशन सबमिट किया है और वो वहाँ पर आ रहा है। मिस्टर बेक भी थोड़ा सा हैरान होते हैं, वो कहते हैं ओह तो वो आ गया अपनी रीवैल्यूएशन के लिए। जिन्वू रीइवैल्यूएशन रूम में जाकर अपने नंबर आने का वेट कर रहा होता है। तभी यहाँ का प्रोसेस देख के जिन्वू कहता है यहाँ का जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा चेंज हो गया है। तभी जिन्वू के सामने जो एक बंदा बैठा हुआ होता है, जिन्वू के बगल में जो बंदा बैठा हुआ होता है उसको देखते हुए कहता है अरे यार नर्वस मत हो, कुछ लोगों को नया रैंक मिल जाता है तो उनकी जिंदगी बदल जाती है, लेकिन ज्यादातर लोगों की नहीं बदलती है। यहाँ तक कि उन लोगों को देखो सामने वहाँ पे जितने भी हंटर्स दिखाई दे रहे हैं वो डी रैंक के हंटर्स हैं। उन लोगों को देखो एजेंट्स बात कर रहे हैं, जिन्हों कहता है एजेंट्स, जिसपे वो बंदा जिनको बताता है कि हाँ वो अलग अलग गिल्ड से आए हैं। वैसे वो कुछ ही लोगों को चुनते हैं तो वो यहाँ पर आकर इंतजार करते हैं ताकि वो लोग जो नए इवेल्यूएटेड हंटर्स हैं उनको रिक्रूट कर सकें। और सही बताऊं तो इन लोगों से या इन प्रकार के जो गिल्ड्स होते हैं उनसे दूरी रहना सही है, क्योंकि मैंने सुना है जो स्मॉल गिल्ड्स होते हैं वो काफी ज्यादा डेंजरस रेट पे जाते हैं, जिससे कि एक्सीडेंट होने के जो चांसेस जो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। जिसकी बात सुन के जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है कि थोड़े समय पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। और री इवेल्युएशन करने वाली जो लेडी होती है वो नेक्स्ट एप्लीकेंट को अंदर बुलाती है। तो वहां से जो बंदा बाहर आ रहा होता है वो काफी ज्यादा नाराज होता है, दुखी होता है बेचारा बहुत ज्यादा। जिसपे जिन्वू के सामने जो बंदा बैठा हुआ होता है वो उसको देखते हुए कहता है अरे चिंता क्यों कर रहे हो, इतना नर्वस क्यों हो, बस तुम्हारी रैंक ई ना हो, उसके अलावा तुम बेसिक जिंदगी तो जी ही सकते हो। जिन्वू के बगल में जो बंदा बैठा हुआ होता है वो बेचारा तो काफी ज्यादा नर्वस होता है। तो वो बंदा यहाँ पर सोच रहा होता है कि अगर वो किसी बड़े गिल्ड में चला जाएगा उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के बाद वो उन लोगों से पेमेंट ले लेगा, जिससे कि वो अपने जो डेट है उसके ऊपर कर्ज है उसको चुका पाएगा। और उन पैसों को चुकाने के बाद वो अपनी डॉटर के साथ दोबारा रह पाएगा। वो उम्मीद कर रहा होता है कि उसको सी रैंक या उससे ज्यादा का रैंक मिले। तो ये जो री इवेल्युएशन सिस्टम होता है काफी सारे लोगों की जिंदगी बदल जाती हैं उनके रैंक की वजह से, क्योंकि हंटर का जो रैंक होता है वही ये डिटरमाइन करता है कि आखिरकार वो जो हंटर है कितना ज्यादा पावरफुल है। हंटर्स अपनी जिंदगी के काफी सारे साल प्रैक्टिस करते हैं स्वॉर्ड की, फाइटिंग, अपनी बॉडी को बनाने में, जिसकी वजह से उनकी जो इनकम होता है उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो जैसा कि मिस्टर सॉन्ग काफी बेहतरीन एक्सपीरियंस स्वॉर्डमैन थे, लेकिन कैंग की स्किल के सामने उनकी स्किल का कोई भी मैच ही नहीं था। और यही सेम चीज मेरे ऊपर भी अप्लाई होती, क्योंकि मैं कभी भी अपनी रैंक को बढ़ा नहीं सकता था, चाहे मैं कितने भी साल तक रेट्स में जाऊं, कितना भी ज्यादा एक्सपीरियंस क्यों ना ले लूं। पर अब
पर अब चीजें अलग हैं। अगले एप्लीकेंट को बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जिन्नू के बगल में जो बंदा बैठा हुआ होता है वो तो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, इसलिए वो नहीं जाता है। जिस वजह से वो बंदा जिन्नू से बोलता है कि क्या तुम पहले जाना चाहोगे मेरे से? तो जिन्नू कहता है हाँ ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। इसके बाद जिन्नू अपनी री इवैल्यूएशन के लिए जाता है। टेस्ट करने वाली जो लेडी होती है उसको अपना नाम बताता है। वो लेडी अपने मन में सोचते हुए कहते हैं इसका तो इवैल्यूएशन पहले से ही हो चुका है, इसका तो रीअवेक्ट एक ई रैंक के तौर पर हुआ था ना। जिस पर वो अपने मन में सोचते हुए कहती है कि जितने भी हंटर्स यहाँ पर री इवैल्यूएशन के लिए आते हैं वो सबके सब ई रैंक के क्यों होते हैं। जिसके बाद जिन्नू वहाँ पे सामने जो एक बहुत बड़ा सा क्रिस्टल होता है उसके ऊपर अपना हाथ रखता है ताकि वो यहाँ पे रैंक है वो उसको पता लग सके। लेकिन सिस्टम में कोई एरर आ जाता है, जिसको देखो लड़की कहती है क्या यहाँ पर क्या चल रहा है। वो जिन्नू तो कहती है कि एक मिनट, यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है, कोई एरर आ रहा है, तो चलो हम इस प्रोसेस को दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं। वो फिर से करती है, वो फिर से सेम एरर आ जाता है। अब वो यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिरकार ये दिक्कत क्या आ रही है। तभी यहाँ पर वो बंदा जाता है जो कि जिन्नू को बाहर मिला था। वो उस लेडी से बोलता है जो कि यहाँ पर री इवैल्यूएशन कर रही होती है, तो आखिरकार तुम मानामीटर को क्यों ऑपरेट कर रही हो, चैंगशिंग कहाँ पर है। जिस पे वो उसको बताती है कि वो रेस्ट रूम में गए हैं। जिसके बाद वो बंदा उससे पूछता है कि अब क्या दिक्कत हो गई है। वो लेडी उसको बताती है कि मानामीटर के साथ कुछ गड़बड़ है, एक बार आप चेक कीजिए। वो बंदा भी काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि मिस्टर बेग भी काफी ज्यादा क्यूरियस थे उसकी रैंक को जानने के लिए। तो वो यही सोच रहा होता है कि आखिरकार मिस्टर बेग इसके बारे में इतना जानने के लिए उत्सुक क्यों थे, क्या इस बंदे में कोई खासियत है क्या। ये आज से लगभग 3 महीने पुरानी बात है, जब कुछ लोगों ने कहा कि ई रैंक के हंटर को सस्पेक्ट किया गया कि उसका रीअवेक्ट हुआ है। तो सर्विलेंस टीम के मैनेजर इसको देखने के लिए गए थे, लेकिन जब उनको पता चला कि उनके साथ तो कुछ गड़बड़ी हो गया, ये तो ई रैंक में रीअवेक्ट हुआ है, तो अब मेरे को लगता है कि कुछ होने वाला है। तो अभी वो सामने जो मैसेज आ रहा था उसको देख काफी हैरान होते हैं, कहते हैं क्या एरर, ये किस खुशी में आ रहा है। अब वो यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है। वो कहता है कि ये सिर्फ एक एरर नहीं है, मानामीटर जो है वो इसकी रैंक को पता लगा ही नहीं पा रही है। तो इसका मतलब तो ये है कि हमारा जो मानामीटर है वो इतना ज्यादा पावरफुल है ही नहीं कि वो इसके माना लेवल को मेजर कर सके कि ये कोरिया का 10वां एस रैंक का हंटर है। जिन्वू तो सामने बस आराम से खड़ा होता है। अब उसको तो मालूम है कि वो एक एस रैंक का हंटर है, पर जिन्वू को यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा होता है उससे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो बेचारे तो परेशान होते हैं। और यही हंटर एसोसिएशन के बाहर मिस्टर चोई और मिस्टर च्यूल आपस में बातें कर रहे होते हैं। मिस्टर चोई मिस्टर च्यूल से पूछते हैं कि वांग डंग सो कोरिया क्यों आया था, और क्या ये बात सच है कि जो रेड गेट का इंसिडेंट हुआ था अभी जल्द में उसने वहाँ पर कुछ भी नहीं किया। मिस्टर च्यूल बताते हैं कि हाँ, वांग डोंग सू सर्वाइवर्स जो हंटर्स थे उनकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की, और हाँ उस दिन मैं वहाँ पर था, पर मैं सब कुछ नहीं जानता क्योंकि मैं लास्ट मूवमेंट पे चला गया था। तो मेरे जाने के थोड़ी देर बाद रेड गेट से वो जो हंटर्स थे वो बाहर आए थे। तो मेरे जाने के बाद क्या हुआ उसके बाद का मेरे को कुछ भी नहीं मालूम है, पर हाँ कोई है जिसके ऊपर मेरे को शक है। मिस्टर चोयल से कहते हैं मैं देख सकता हूँ कि तुम कुछ सोच रहे हो, लेकिन तुम मेरे को उस चीज के बारे में बताना नहीं चाह रहे हो जब तक कि तुम सारी चीजों को खुद से ना सुलझा लो। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। तभी मिस्टर चोई नोटिस करते हैं और वो मिस्टर च्यूल से कहते हैं कि बिल्डिंग बी से आज काफी ज्यादा नॉइस नहीं आ रही है। च्यूल को तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है, जिसपे मिस्टर च्यूल से कहते हैं कि इन चीजों को लेकर मैं थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव हूँ। जिसपे मिस्टर च्यूल कहते हैं अच्छा वो लगता है कि इवैल्यूएशन में कुछ दिक्कत हो रही है, कोई नहीं मैं जाकर चेक करता हूँ। मिस्टर चोई कहते हैं रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जिसके बाद हम लोग फिर से सांग जिन वू को देखते हैं जो कि वहाँ से जा रहा होता है। तभी जिन वू को बताया जाता है कि मिस्टर सांग जिन वू आपका जो माना लेवल है वो अनमिजरेबल है, तो हमारे पास जो अभी माना मीटर है हम उससे आपकी जो माना लेवल है उसको पता नहीं लगा पा रहे हैं, तो हमको और भी ज्यादा एडवांस माना मीटर की जरूरत है। लेकिन उस चीज के लिए हमको अपने हायर अप से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो क्या आप 3 दिन बाद आ सकते हैं। ये बात सुन के वहाँ पर जितने भी बाहर लोग होते हैं उनके तो आँख खुले के खुले रह जाते हैं, उन बेचारे के पसीने छूटने जाते हैं। सबका मतलब चेहरा अलग ही लेवल का होता है। वो सभी के सभी लोग बातें करते हैं क्या अनमिजरेबल, ये क्या है एस रैंक का हंटर है, इसका मतलब तो ये है कि वो कोरिया का 10th एस रैंक का हंटर है। बाकी जो यहाँ पर गिल्ड मेंबर्स होते हैं वो भी यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। तो उनमें जो एक बंदा होता है वो कहता है ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो क्या हमको उसको रिक्रूट करने के लिए पूछना चाहिए। तभी उनमें से एक हंटर कहता है कि मेरे को तो नहीं लगता कि मेरे गिल्ड के पास इतना ज्यादा पैसा होगा कि वो एक एस रैंक के हंटर को रिक्रूट भी कर पाए। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है मिस्टर चोई की, जिसको देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग कहते हैं कि आखिरकार अल्टीमेट हंटर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो असल में दोस्तों मिस्टर चोई जिनका पूरा नाम चोई जोंग इन है, जो कि एक एस रैंक के हंटर है
और वो हंटर गिल्ड के मास्टर हैं। जिनवू भी मिस्टर चोई को देखता है। हालांकि जिनवू को इनके बारे में थोड़ा बहुत पहले से पता होता है। ये काफी बेहतरीन फायर टाइप मैजिक इस्तेमाल कर सकते हैं और जहाँ तक मैंने सुना है ये अपने एक सिंगल स्पेल से पूरी बिल्डिंग को ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और इसीलिए लोग इनको द अल्टीमेट हंटर कहते हैं। और मेरा जो निकनेम है वो इनके जैसा ही है। तो असल में जिनवू यहाँ पर अपने निकनेम की बात कर रहा था जो होता है द वीकेस्ट हंटर। बाकी सभी जो लोग होते हैं वो यहाँ पर ये बातें कर रहे होते। क्या इनको पहले से पता था कि यहाँ पर एक ऐसे रैंक का हंटर आया है? तो सांग जिनवू के बारे में ही बोल रहे होते लोग यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि मिस्टर चोई यहाँ पर इसके लिए खुद ही आए हैं। अच्छा, तो इसीलिए इसको कोरिया का बेस्ट गिल्ड कहा जाता है। मिस्टर च्यूल अपने मन में सोच रहे होते हैं कि सांग जिनवू एक ऐसे रैंक का हंटर है। मिस्टर चोई अपने मन में सोचते हो कहते हैं हर कोई यहाँ पर उस एरर मैसेज की बात कर रहा है। ऑफ कोर्स ये काफी बेहतरीन बात है। तो इसका मतलब तो ये है कि ये कोरिया का 10वां एस रैंक का हंटर है और हंटर एसोसिएशन को कोई दूसरा माना मीटर लाने की जरूरत नहीं है और इसमें कोई शक भी नहीं है कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो जिनवू की तरफ देख कर बातें कर रहे होते हैं कि 3 दिन का इंतजार एक रिजल्ट के लिए 3 दिन का इंतजार करने की क्या जरूरत है? ये तो मेरे को देखने से ही बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा है। जिसके बाद मिस्टर चोई जो होते हैं वो जिनवू के पास जाते हैं और उससे अपना जो इंट्रोडक्शन वगैरह देते हैं। पर जिनवू तो वहाँ से आगे जाने लगता है जिस पर मिस्टर चोई उससे कहते हैं कि अगर तुमने पहले से कोई गिल्ड के बारे में नहीं सोच रखा है ज्वाइन करने की तो मेरे लिए तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। तो क्या तुम्हारे पास कुछ मिनट्स होंगे? जिसपे जिनवू उसको साफ साफ बोल देता है कि सॉरी मैं बिजी हूँ। और ये बात सुन के मिस्टर चोई तो बेचारे बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। उनके एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो जाते हैं एक्चुअली यहाँ पर, क्योंकि मिस्टर चोई को जिस तरीके से जिनवू ने मना किया था उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा तो यहाँ पर इनका एक्सप्रेशन चेंज होना ही था। जिनवू जो हो कि वहाँ से अब वापस जा रहा होता है वो अपने मन में सोचते हो कहता है कि जैसा कि री इवेल्युएशन में अभी 3 दिन है तो मेरे पास काफी ज्यादा टाइम है, मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे को जो डेमोन कैसल है वहाँ पर जाकर एक एंटीडोट बनाना है। मिस्टर चोई मिस्टर च्यूल से कहते हैं मिस्टर चोई क्या मैं अपना इसको इंट्रोडक्शन देना भूल गया क्या? या शायद मैंने ज्यादा कोशिश ही नहीं की। तभी मिस्टर चोई पीछे देखते हैं जिनवू को जो कि वहाँ से गायब हो गया होता है। मिस्टर चोई कहते हैं ये तो यहाँ से गायब हो गया, तो जरूर ये एक एक्सेप्शनल असैसिन टाइप का हंटर है और अगर मैं इसको रिक्रूट कर लेता हूँ तो मेरे गिल्ड में 3 एस रैंक के हंटर होंगे। तो इससे हमारा जो गिल्ड है वो सिर्फ कोरिया का ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड नहीं बल्कि शायद पूरी दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड बन जाए। तभी यहाँ पर मिस्टर बेक आते हैं जो कि यहाँ पर मिस्टर चोई से पूछते हैं कि वो कहाँ चला गया। तो वो यहाँ पर सांग जिनवू की बात कर रहा होता है। मिस्टर बेक बताते हैं कि मैं जानता था यहाँ पर क्या होगा, वैसे वो कहाँ चला गया? जिसके बाद मिस्टर बेक बताते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान जो एक्सीडेंट हुआ था एक मिस्टीरियस हंटर जिन्होंने बाकी सर्वाइवर्स की हेल्प की थी। मिस्टर चोई समझ जाते हैं, वो कहते हैं मैं समझ गया, वो जरूर सांग जिनवू ही होगा। जिनवू फिर से हॉस्पिटल जाता है अपनी मॉम से मिलने के लिए। जिनवू अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं आपको बचा लूंगा, प्लीज आप थोड़े से और समय तक इंतजार करो। फिर जिनवू वहाँ से बाहर जाने लगता है और अपने आप से कहता है कि मेरे को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं फ्लोर्स को क्लियर करता जाऊंगा वैसे वैसे मेरा लेवल अप होता जाएगा। लेकिन मिडिल लेवल का जो बॉस था उसको हराना थोड़ा सा कठिन था। तो इसका मतलब तो ये है कि वो बॉस जो कि टॉप फ्लोर पर है उसको हराना बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। और जब जिनवू हॉस्पिटल से बाहर आ रहा होता है तभी मिस्टर चोइल वहाँ पर आते हैं और वो जिनवू से बोलते हैं कि क्या तुम उनमें से हो जिसने कि डबल डंजन के अंदर बीस्ट्स को हराया था? मैं हमेशा सोचता था कि टैलेंट को ढूंढने में मेरी नजरें बहुत ज्यादा तेज हैं, लेकिन तुमने मेरे को गलत साबित कर दिया। सर्विलेंस टीम की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बीस्ट से लड़ना नहीं होता है। असल में उनका जो मेन काम होता है वो होता है हंटर्स को मैनेज करना। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारा काम होता है उन हंटर्स के ऊपर नजरें गड़ाए रखना और उन पे ध्यान रखना जो कि लॉस को ब्रेक करते हैं, और लॉस ब्रेक करेंगे तो उनको पनिश करना, ये हमारा काम होता है। जिनवू उससे कहता है कि मेरे को सर्विलेंस टीम से कोई भी काम नहीं है और मेरे को उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। जिसपे मिस्टर चूली से कहते हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस ही इसलिए है ताकि हम लोग हंटर्स को चेक करते रहें, लेकिन हाँ हम लोग एस रैंक हंटर्स के खिलाफ यूजलेस हैं क्योंकि हम लोग उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाते। कोई है जो तुमसे मिलना चाहेगा मिस्टर जिनवू? तो आइए आप मेरे साथ चलिए। तो जिनवू उसके साथ चला जाता है। मिस्टर च्यूल उसको बताते हैं कि हंटर एसोसिएशन के जो चेयरमैन है वो आपसे मिलना चाहते हैं, मिस्टर गो। जिनवू चेयरमैन को काफी ज्यादा हैरानी से देखता है। वो कहता है ओह तो ये चेयरमैन है। चेयरमैन जिनवू को स्वागत करते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरा नाम मिस्टर गो है, आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर सांग जिनवू।
आइए मेरे साथ बैठिए, मेरे को आपसे कुछ बातें करनी है। जिन्हों भी उनकी बात मानकर वहां पर बैठ जाता है। जिन्हों अपने मन में सोच रहा होता है कि ये 80 साल से भी ज्यादा के हैं, लेकिन इनकी जो बॉडी है वो रिटायर रेसलर जैसी लग रही है, और इस चीज को भी ठुकराया नहीं जा सकता है कि ये एक एस रैंक के हंटर है। मिस्टर गो जुनवो को बधाई देते हैं और कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम एक एस रैंक के हंटर बन गए हो। जुनवो उनको बताता है कि मेरा अभी तक री इवेल्यूशन नहीं हुआ है, वो अभी भी पेंडिंग है। मिस्टर गो उसको बताते हैं। मिस्टर गो जिन्हों से कहते हैं कि अगर मैं एकदम हॉनेस्ट के साथ बताऊं तो री इवेल्यूएशन करने से भी तुम्हारी रैंक असल में पता नहीं लगाई जा सकती, और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। असल में हमारा जो एडवांस माना मीटर है वो शायद ब्रेक हो सकता है इवैल्यूएशन के दौरान। जो वो डिवाइस है वो उनका माना लेवल मेजर नहीं कर पाता है, जो कि एक लेवल के रेंज को क्रॉस कर देते हैं। और अगर मीटर अपनी पूरी क्षमता लगाकर भी तुम्हारी फुल रेंज को माप ले, उसको मेजर कर ले, तब तो शायद तुम्हारा जो रिजल्ट हो वो एस रैंक हो या शायद एस रैंक। पर हाँ, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि एस रैंक के आगे यानी एस के आगे और कितने एस जुड़ते हैं, रिजल्ट कभी भी एक्यूरेट नहीं आएगा, क्योंकि वो तुम्हारे पावर को मेजर नहीं करेगा, वो सिर्फ तुम्हारे लेवल को मेजर करेगा। जिन्हों उनसे पूछता है कि फिर मेरे को यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। मिस्टर घोष को बताते हैं, तो तुम क्या ये जानना नहीं चाहोगे कि आखिरकार क्यों री इवेल्युएशन का जो प्रोसीजर है वो एग्जिस्ट करता है, वो है ही क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक ग्रेस पीरियड को सर्व करता है। मिस्टर को जिन्वू को ग्रेस पीरियड के बारे में बताते हैं। इसमें हम लोग उन लोगों से अकेले में बात कर सकते हैं जिनका री इवेल्युएशन हुआ है, जैसे अभी हम तुमसे कर रहे हैं मिस्टर जिन्वू। हमारे इस एसोसिएशन में बहुत ही ज्यादा कम हंटर्स हैं जो कि यहाँ पर रहकर काम करते हैं, जैसे कि मिस्टर वू। आखिरकार कौन कौन एक ऐसे एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहेगा जहां पर उनको ज्यादा कुछ सुविधाएं नहीं मिलती, जबकि दूसरी तरफ जो बड़े बड़े गिल्ड हैं वो प्रॉमिस करते हैं कि वो हंटर्स को फेम देंगे और काफी कुछ देंगे। बड़े बड़े गिल्ड के जो इलाइट हंटर्स होते हैं उनको हर कोई जानता है, बहुत सारे लोग उनका नाम जानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो हंटर्स हैं उनके नाम तक नहीं जानते। जैसे कि बहुत सारे लोग तो मिस्टर वू च्यूल का तो नाम ही नहीं जानते होंगे, जबकि ये एक टॉप क्लास के ए रैंक हंटर हैं। और इसी वजह से हम लोग इस प्रोसेस में उन हंटर्स से मिलते हैं जो कि रीअवेक्ड हुए हैं और उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं, और इसीलिए रीवैल्यूएशन करवाया जाता है। और भी बहुत सारी चीजें बताने के लिए हैं। असल में हम लोग कोई कॉरपोरेशन नहीं है, और इसीलिए हम लोग बहुत ही ज्यादा पैसे देने का कोई प्रॉमिस भी नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ दूसरे तरीकों से। जिन्हों कहता है इसका क्या मतलब समझा जाए। अब मिस्टर को उसको बताते हैं, मैं तुमको एक दूसरा करियर पाथ प्रोवाइड करवा सकता हूँ मिस्टर जिन्वू। मिस्टर को आगे बताते हैं कि हंटर्स उन लोगों में से हैं जो कि हमारे सिटीजन्स की मैजिक बीस्ट से सुरक्षा करते हैं, और इसीलिए हंटर्स इस कंट्री की बैकबोन है। और वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि उन लोगों को रेगुलेट्स करती है, उन लोगों के ऊपर ध्यान रखती है, वो होती है हंटर एसोसिएशन। और मैं तुमको उनमें से एक बनाना चाहता हूँ मिस्टर जिन्वू। जिन्वू कहता है अच्छा, तो असल में ये मेरे को पावर दे रहे हैं। जिन्वू उनसे बोलता है कि आखिरकार आप मेरे को ही क्यों रिक्रूट करना चाहते हैं। मिस्टर को उसको बताते हैं कि तुमको 5 मेजर गिल्ड के बारे में तो पता ही होगा ना। ये जो 5 गिल्ड है इनकी जो पावर है वो एकदम बैलेंस्ड है, और अगर तुम इनमें से किसी एक को भी ज्वाइन करते हो तो जो इनकी पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और इनकी पावर एक जैसी नहीं रहेगी, जिसकी वजह से बहुत से दिक्कत हो सकती है। और इसी वजह से मैंने तुमको ये ऑफर दिया है। और जैसा कि गवर्नमेंट अथॉरिटी हंटर्स को अकेले कंट्रोल नहीं कर सकती, और वो हंटर्स को फोर्स भी नहीं कर सकती है कि वो उनके लॉ भी माने, और इसी जगह पे हमारे जो एसोसिएशन है वो आती है। इस दुनिया में सिर्फ मैजिक बीस्ट्स ही नहीं है जो कि असल में मॉन्स्टर्स हैं, हंटर्स भी मॉन्स्टर्स के बराबर ही हैं। तो तुम्हारा डिसीजन क्या है मिस्टर जिन्वू? जिन्वू थोड़ा सा सोचता है। जिन्वू अपने आप से कहता है कि ये कोई बेकार ऑफर नहीं है। मैं जानता हूँ काफी सारे ऑर्डिनरी लोग मिस्टर गो के सपोर्ट से आगे काफी ज्यादा तेजी से सक्सेस हो सकते हैं। ये सिर्फ हंटर एसोसिएशन को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, बल्कि ये नेशनल असेंबली, गवर्नमेंट एंड प्रेस को भी। ये काफी बेहतरीन इंसान है, और मैंने इनकी स्किल तो अभी तक मेंशन भी नहीं की है। अगर मैं इनके साथ रहूंगा तो ये मेरे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हाँ, फिर भी मैं लेवल अप तो नहीं कर पाऊंगा ना। और मैं जो चाहता हूँ कि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनूं,
वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी रुक जाएगी। मैं जानता हूँ कि इस प्रकार की जो अपॉर्चुनिटी है ये जो मेरे को दे रहे हैं वो उतनी आसान भी नहीं है कि हर किसी को मिल जाए। और जैसा कि हंटर एसोसिएशन जो है वो 5 जो मेजर गिल्ड है उससे अलग काम करता है, यानी कि वो एक अपोजिंग फोर्स की तरह काम करता है और इस कंट्री को एसोसिएशन तो चाहिए ही चाहिए। और जैसा कि मिस्टर गोप काफी ज्यादा ओल्ड हो चुके हैं तो इनके पास ज्यादा समय नहीं भी बचा है, तो इनको अपना एक सक्सेसर चाहिए होगा। लेकिन जिनवू उनको मना कर देता है। मिस्टर गो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं आखिरकार अंत में सब कुछ पैसे के लिए हो रहा है। जिनवू उनसे कहता है कि मैं फाइट करना चाहता हूँ मैजिक बीस्ट्स के खिलाफ। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि जो एसोसिएशंस होते हैं वो भी बहुत ज्यादा डंजन्स में रेड करते हैं, लेकिन वो यूजली डी रैंक और ई रैंक में ही करते हैं, और जो बाकी गिल्ड्स होते हैं वो उनसे कोई इसमें दिक्कत भी नहीं है उन लोगों को। और अगर मैं एसोसिएशन को ज्वाइन कर लेता हूँ तो मैं लेवल अप तो कर ही नहीं पाऊंगा, और अगर मैं इसी तरीके से जिस तरीके से अभी आगे बढ़ रहा हूँ तो मैं काफी बेहतरीन और काफी ज्यादा ताकतवर हंटर बन पाऊंगा। जिनवू उनको कहता है कि मैं डंजन से ही बिलोंग करता हूँ, तो डंजन मेरे को ज्यादा सूट करता है। मिस्टर गो भी जिनवू की आंखें देखकर थोड़ा सा डर जाते हैं। वो कहते हैं कि ये आंखें ये बिल्कुल सीरियस है, मेरे को तो मालूम भी नहीं कि लास्ट टाइम मेरा दिल इस तरीके से कब धड़का था। तो उनका दिल जो होता है काफी तेजी से धड़क रहा होता है। और अगर मैं 20 नहीं अगर मैं 10 ईयर यंगर होता तो इन जैसे यंग हंटर से तो मैं अकेला ही लड़ लेता। जिनवू मिस्टर गो से बोलता है कि मेरी छोटी सिस्टर घर पर अकेली है, तो मेरे को लगता है कि अब मेरे को जाना चाहिए। मिस्टर गो भी उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डालते हैं, उसे कहते हैं कि थैंक यू तुम्हारे टाइम के लिए, तुम जा सकते हो। जिनवू वहां से जाते जाते मिस्टर वू से कहता है कि डबल डंजन के अंदर मैं नहीं था जिसने कि उन बीस्ट को हराया था। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे को भी नहीं पता कि आखिरकार वो कौन था। जिनवू को वहां से चले जाने के बाद मिस्टर गो और मिस्टर च्यूल आपस में कुछ बातें करते हैं। मिस्टर गो बोलते हैं कि जैसा कि तुम जानते हो जब हीलर्स एग्जिस्टेंस में आए और जब हीलिंग मैजिक को पहली बार डिस्कवर किया गया तो मेरे को लगा कि मैं दोबारा से जवान हो सकता हूँ और फाइनली मैं इस अपनी बेकार बॉडी से छुटकारा पा सकता हूँ। लेकिन वो एक गलत आशा थी। यहाँ तक कि जो मोस्ट पावरफुल हीलिंग स्पेल है वो भी मेरे एज को रिवर्स नहीं कर पाया। बड़े बड़े जो गिल्ड है वो लगातार अभी भी न्यू हंटर्स को रिक्रूट कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमने उनको मना किया था, फिर भी वो कंट्री की जो मिलिट्री फोर्स है उतने ताकतवर तो हो ही गए हैं। और दूसरी तरफ हम एसोसिएशन जो कि अपनी पावर दिन प्रतिदिन गवाते जा रहा है। मिस्टर च्यूल कहते हैं कि लेकिन सर आप तो अभी भी इस एसोसिएशन के लीडर हैं सर। मिस्टर को कहते हैं हाँ तुम्हारी बात सही है, मैं हमेशा से सोचता था जब तक मैं पावर में रहूंगा तो मैं हर किसी को ये दिखाऊंगा कि हम लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं गलत था। जिसके बाद वो मिस्टर च्यूल से कहते हैं कि आज का मेरा जितना भी शेड्यूल है वो सब कुछ क्लियर कर दो। मिस्टर च्यूल उनको बताते हैं लेकिन सर आज की जो आपकी मीटिंग है वो मिनिस्टर के साथ है। मिस्टर को कहते हैं कि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कि मैं अपनी एनर्जी उन जैसे के ऊपर वेस्ट करूं, क्या तुम मेरे साथ कुछ बाहर कुछ खाने पीने के लिए चलोगे? मिस्टर च्यूल कहते हैं हाँ ठीक है सर। मिस्टर को अपने मन में कहते हैं कि सांग जिनवू उसने मेरी हार्ट की रेस को और भी ज्यादा एक्साइटमेंट कर दिया है, मैं देखना चाहूंगा कि उसके पास कितनी पावर है। दूसरी तरफ हम लोग वान डोंग सू को देखते हैं जो कि बेचारा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ होता है और वो अपने उन्हीं चीजों को याद कर रहा होता है जब वांग डोंग सू और जिनवू के फादर की आपस में लड़ाई हुई थी और जिनवू के फादर वांग डोंग सू को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मार रहे थे। और अब वांग डोंग सू बेचारा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, लेकिन शुरुआत तो वांग डोंग सू ने ही की थी। वांग डोंग सू कहता है अच्छा तो सच में ये ड्रीम नहीं है, ये सच है। तभी वहां पर डिप्टी मैनेजर आते हैं। वांग डोंग सू उनसे बोलता है कि आखिरकार आपको मुझ जैसे लूजर से क्या काम, अगर आपको कुछ कहना है तो आप कहिए और यहाँ से चले जाइए। डिप्टी मैनेजर उससे कहता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था, क्या तुमको लगता है सांग इन वान, सांग जिनवू के फादर की बात कर रहा होता है, क्या वो एक बीस्ट है सही में? वांग डोंग सू कहता है आपको क्या लगता है कि मैं एक इंसान के ऊपर अटैक करूंगा? जिसके बाद डिप्टी मैनेजर उसको एक फुटेज दिखाते हैं। ये वहां के जो नियर बाय सिक्योरिटी कैमरा था वहां से रिकॉर्ड किया गया था उस दिन। इन फोटो को ध्यान से देखो, मैंने आज तक ऐसा ना ही कभी देखा है और ना ही कुछ सुना है कि एक मैजिक बीस्ट इंसानों को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या तुमको अभी भी लगता है कि वो इंसान एक मैजिक बीस्ट है? वांग डोंग सू कहता है सर अगर इसका अपोजिट माना जाए तो क्या आपने कभी सुना है कि एक इंसान गेट से बाहर आया हो? डिप्टी मैनेजर का कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। वांग डोंग सू कहता है हाँ सर वो एक बीस्ट है। डिप्टी मैनेजर कहते हैं चलो ठीक है जल्द से जल्द रिकवर हो जाओ, मैं कुछ फॉर्म्स भरने के लिए जा रहा हूँ। जाते जाते वांग डोंग सू से पूछता है कि आखिरकार सांग इन वान का हुआ क्या?
डिप्टी मैनेजर उसको बताते हैं कि फाइट के बाद वो डिसअपेयर्ड हो गया। वैसे ब्यूरो उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि हम लोग उसको पकड़ भी पाएंगे, एक ऐसे बीस्ट को जो कि तुम्हें हराने में कामयाब हुआ। और वांग डोंग फिर से उस पल को याद करने लग जाता है जब जिन्हों के जो फादर थे वो उससे कहते हैं कि आज के बाद कोरिया में अपना कदम मत रखना, दिख भी मत जाना कोरिया में। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा बेटा है वहां पर, मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, और अगर तुमने ऐसा कभी किया तो तुम मरने के बाद भी खुश नहीं रह पाओगे। वांग डोंग सू इस बात को याद कर रहा होता है कि आखिरकार उसने मेरे को किस तरीके से ये वर्ड कहा था, वो मेरे को इस तरीके से धमकी कैसे दे सकता है, मेरे को मालूम है वो कहाँ पर है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एक बार बस मेरी रिकवरी हो जाए फिर मैं उसको बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। मेरे को गिल्ड से कांटेक्ट करना चाहिए, और अगर एक बार मेरे को कुछ आर्टिफैक्ट्स मिल जाए तो मेरे को उसको पकड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस मैं एक बार अपनी इंजरीज से रिकवर हो जाऊं, फिर मैं बताऊंगा उसको मैं क्या चीज हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम लोग जिन्वो को देखते हैं जो कि हंटर्स के ऑक्शन मार्केट को एनालाइज कर रहा होता है, क्योंकि उसको कुछ सामान लेना था। जिन्वो बताता है कि असल में जो ऑक्शन मार्केट होती है ये एक ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट है, जहां पर हमको वो सामान मिलते हैं जो कि रेड के दौरान मिले थे। यहाँ पर आप उनको बेच भी सकते हैं और चाहे तो उनको खरीद भी सकते हैं। ऐसा कोरिया में हजारों हंटर्स हैं जो कि इस ऑक्शन मार्केट में ट्रेड करते हैं और अपने इक्विपमेंट को बेचते हैं। गुड इक्विपमेंट जो होते हैं वो लिटरली हंटर्स की लाइफ बचा लेते हैं। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि जो हंटर इन इक्विपमेंट का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेगा वो अपने आप को काफी अच्छी तरीके से बचा पाएगा रेड्स के दौरान। जैसा कि डी और ई रैंक के जो हंटर्स होते हैं वो नॉर्मली इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो उतने पैसे बना ही नहीं पाते हैं जितना कि हाई रैंक के हंटर्स बना पाते हैं डंजन में रेड, और इसीलिए वो लोग नॉर्मल जो इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हीं को बाय करते हैं और उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं अपने रेड में। जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि हंटर इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर मैजिक होता है, तो अगर एक डी रैंक के हंटर्स के पास भी तलवार है तो वो